सरकारी खजाने से खैरात बांटने की लगी होड़। चुनावों के इस दौर में विभिन्न दलों में होड़ लगी है कि कौन जनता को सरकारी खजाने से ज्यादा खैरात बांट सकता है। कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी से इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान में मुफ्त शिक्षा, किसानों को मुफ्त बिजली और आदि योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने का उपक्रम किया जा रहा है। वास्तविक जनहित का उपाय है रोजगार, जिससे आय, स्वाभिमान और उद्यमिता का विकास हो। संप्रति रोबोट और ऑटोमेटिक मशीनों के कारण बड़े उद्योग सस्ते माल का उत्पादन कर रहे हैं और छोटे उद्योग पस्त हैं। मान्यता है कि आर्थिक विकास के लिए सस्ता उत्पादन आवश्यक है, इसलिए बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे उद्योगों को प्रभावित किया है, इसीलिए रोजगार सृजन की राह मुश्किल हो गई है। यदि हम आर्थिक विकास के इस ढांचे को नहीं बदल सकते तो द्वितीय श्रेणी के उपाय के रूप में मुफ्त वितरण को हमें अपनाना ही होगा। अन्यथा आम आदमी को न तो रोजगार मिलेगा, न ही मुफ्त वितरण से कुछ मिल पाएगा। इसलिए मुफ्त वितरण का दांव आजमाया जाता है। मुफ्त वितरण के विरोध में तर्क दिया जाता है कि यह टिकाऊ नहीं है। सरकारी बजट, विशेषकर राज्य सरकारों के बजट में गुंजाइश नहीं है कि जनता को मुफ्त माल वितरित किया जा सके। हालांकि इसकी तय में विषय दूसरा है। सरकारी राजस्व का 3 तरह से उपयोग होता है। एक निवेश के लिए, जैसे हाईवे बनाने के लिए। दूसरा जनता को मुफ्त वितरण के लिए, जैसे मुफ्त शिक्षा अथवा नकदी बांटने के लिए। तीसरा सरकारी खपत के लिए, जैसे सरकारी अधिकारियों के लिए एसयूवी खरीदने के लिए। अतः यदि हम मुफ्त वितरण को बढ़ावा देंगे तो निवेश अथवा सरकारी खपत में कटौती करनी ही पड़ेगी। मुफ्त वितरण तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक सरकारी खपत बनी रहे। मुफ्त वितरण तभी टिकाऊ होगा जब सरकारी खपत में कटौती की जाए और निवेश बनाए रखा जाए। दूसरा तर्क करदाता द्वारा अदा किए गए टैक्स के दुरुपयोग का है। करदाता मुख्यतः अमीर अथवा बड़े उद्यमी होते हैं। इनकम टैक्स अमीरों द्वारा दिया जाता है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी भी अधिकांश उन लोगों द्वारा अदा की जाती है जो बड़ी कंपनियों द्वारा बना हुआ अथवा आयातित माल की खपत करते हैं। इसलिए यदि करदाता द्वारा अदा किए गए टैक्स का उपयोग आम आदमी को मुफ्त वितरण के लिए किया जाता है तो यह अमीरों का गरीबों के प्रति दायित्व का निर्वाह मानना चाहिए। सरकार ने बड़ी कंपनियों पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ का एक अंश समाज हित के लिए खर्च करने का नियम बनाया है। उसी प्रकार अमीरों द्वारा अदा किए गए टैक्स से सामान्य व्यक्ति को मुफ्त वितरण करना कल्याणकारी राज्य के समरूप दिखता है। विद्वानों द्वारा विशेष सब्सिडी को मान्यता दी जाती है और मुफ्त वितरण का विरोध किया जाता है। सब्सिडी और मुफ्त वितरण में केवल प्रक्रियागत अंतर है, परिणाम एक ही है। जैसे उर्वरक सब्सिडी का उद्देश्य जनता को किसी विशेष दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। एक वक्त देश में जब अकाल पड़ा तो उर्वरक पर सब्सिडी दी गई कि किसान उसके उपयोग से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाएं। इसके पीछे मान्यता है कि जनता समझदार नहीं है और वह स्वयं उर्वरक का उपयोग नहीं करेगी, तो उसे प्रलोभन देकर उर्वरक का उपयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। उर्वरक का उपयोग बढ़ने से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा और जन कल्याण हासिल होगा। इसकी तुलना में मुफ्त बिजली पानी में जनता को विशेष दिशा में प्रेरित करने का पुट नहीं होता है। इससे सीधे जन कल्याण होता है। अंततः सब्सिडी और मुफ्त वितरण दोनों का परिणाम एक ही होता है, यानी जन कल्याण हासिल करना। प्रश्न रहता है कि क्या वस्तुओं के माध्यम से यह मुफ्त वितरण करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष नकदी के रूप में। वस्तुओं के माध्यम से वितरण के पीछे सोच है कि जनता स्वयं अच्छी शिक्षा अथवा उर्वरक के प्रयोग को लेकर सही सोच नहीं रखती। जनता नहीं समझती कि बच्चों को शिक्षित करना कितना जरूरी है, इसलिए सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यह सोच लोकतंत्र के मूल विचार के विपरीत दिखती है। यदि जनता सक्षम है कि वह यह तय कर सके कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वह यह भी समझ सकती है कि बच्चे को शिक्षा दिलाना जरूरी है अथवा नहीं। अतः यह विचार कि जनता को सब्सिडी देकर विशेष दिशा में इसलिए प्रेरित करना जरूरी है कि उसकी समझ पर्याप्त नहीं, गले नहीं उतरता है। लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। राजनीतिक दल मुफ्त वस्तुओं के वितरण लाभ का प्रचार इसलिए करता है कि उसमें सरकारी अधिकारियों को नौकरी के अवसर मिलते हैं। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को गेहूं 2 रुपये प्रति किलो में मिलता है तो गेहूं की खरीद, वितरण, राशन कार्ड बनवाने इत्यादि में सरकारी कर्मियों को नौकरी भी मिलती है और भ्रष्टाचार के अवसर भी खुलते हैं। इसलिए यदि दूसरे स्तर के उपाय के रूप में जनता को मुफ्त वितरण करना ही है
तो प्रत्यक्ष नकदी बेहतर विकल्प है। जनता अपने विवेक से उसका व्यय तय करे। जनता की इस संप्रभुता को सरकारी तंत्र की वेदी पर स्वाहा नहीं करना चाहिए। मूल बात यह है कि जनता के लिए रोजगार, स्वाभिमान और उद्यमिता बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त किया जाए। हालांकि इसमें हमारी आर्थिक विकास की मूल सोच आड़े आती है, जिसमें बड़ी कंपनियों और रोबोट से बने सस्ते माल को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरे स्तर का उपाय यह है कि जनता को वस्तुओं जैसे सस्ता अनाज इत्यादि उपलब्ध कराकर जनहित हासिल किया जाए। मुफ्त वितरण के इन दोनों अंतिम विकल्पों में बाधा वित्तीय धन नहीं, बल्कि सरकारी खपत है। हमें तय करना है कि सरकारी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा अथवा जनता की खपत को। यदि हम रोजगार के सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं अपना सकते तो फिर नकदी वितरण वाला उपाय ही आजमाना चाहिए। वहीं तीसरी श्रेणी के मुफ्त वस्तुओं के वितरण के उपाय से बचना चाहिए। यदि दूसरी श्रेणी के मुफ्त नकद वितरण का कार्य चुनाव के समय पार्टियों के माध्यम से किया जाता है तो इसे तात्कालिक राहत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और सरकार पर रोजगार बढ़ाने का दबाव बनाना चाहिए। करवट बदलती प्रकृति के बीच खेती का तरीका बदलना होगा। प्रकृति के अति दोहन का खामियाजा मिलना शुरू हो गया है। मौसम की असाधारण करवट, ऋतुओं में बदलाव और तापमान में अभूतपूर्व उतार चढ़ाव आसन्न संकट का पहला संकेत है। उत्तरी पोल पर ग्लेशियर पिघलना शुरू है। अगर आज पूरा विश्व एक स्वर और एक इरादे के साथ इस कार्य में लगे तो 5 दशक बाद ही हम इस प्रकृति के प्रतिशोध को फिर से रोक सकेंगे। सर्वसहमति फिलहाल दिखाई नहीं देती। हाल में संपन्न हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन में मत वैभिन्न इस बात का द्योतक है कि दीर्घकालिक हल के लिए हम आज भी सजग नहीं हैं। जब तक ऐसे समाधान के लिए पूरी दुनिया खासकर संपन्न देश तन मन धन से आगे नहीं आते, हमें अल्पकालिक समाधान तलाशने होंगे। इसका तत्काल नुकसान विकासशील और गरीब देशों को सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। भारत जैसे देशों के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन आज भी कृषि है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में वर्तमान स्थिति 2 साल और बनी रहे तो फसलों पर भारी असर पड़ने लगेगा। दिसंबर जनवरी में जारी अतिवृष्टि या बारिश के मौसम में लू का चलना या फिर मार्च अप्रैल माह में शीत लहर इस बात के संकेत हैं कि कृषि वैज्ञानिक इस बदलते तथ्यों का संज्ञान लें और खेती, क्रॉप पैटर्न और सीड्स को इसी के अनुसार बदलें, अन्यथा अचानक उत्पादन में भारी गिरावट को रोकना असंभव होगा। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार अगर दुनिया में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो गेहूं का उत्पादन 6%, धान का 3.2%, मक्के का 7.4% और सोयाबीन का 3.1% कम होगा। ये अनाज दुनिया में मानव ऊर्जा का 2/3 उपलब्ध कराते हैं। जाहिर है नीचे का तबका अनाज की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। युद्ध की घंटी। दुनिया एक और युद्ध की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस में खिंचे पालों में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के पक्ष में नाटो की लामबंदी और अपने इरादों को लेकर रूस के रवैये से हालत विस्फोटक होते जा रहे हैं। कभी भी युद्ध छिड़ने की आशंका में यूक्रेन में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। रूस अधिकृत क्रीमिया और रूसी नियंत्रण वाले पूर्वी यूक्रेन में हालात काफ़ी नाजुक हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन के इस दावे को कि रूस यूक्रेन में कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहता है, रूस ने गलत बताया है। जर्मनी ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव घटाने की अपील की है। 1 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप से नाटो की तैनाती वापस ली जाए। अगर नाटो की तैनाती का मामला नहीं सुलझा तो रूस क्यूबा में फिर से मिसाइलें तैनात करने पर विचार कर सकता है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद से पूर्वी यूरोप में लगातार नाटो का विस्तार हुआ है। रूस के करीबी देशों पोलैंड और रोमानिया में नाटो ने अत्याधुनिक सैन्य सेटअप लगा रखा है। रूस चाहता है कि नाटो उसकी सीमा से दूर रहे। उसकी यह मांग भी है कि 1990 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप के जिन देशों में नाटो की तैनाती हुई है उसे वापस लिया जाए। अगर यूक्रेन में नाटो ने सैन्य स्टेशन बनाए तो वहां से फायर की जाने वाली मिसाइल 5 मिनट में मॉस्को पहुंच जाएगी। पुतिन की चेतावनी है कि अगर ऐसा हुआ
तो वह भी 5 मिनट के भीतर अमेरिका तक पहुंचने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेंगे। रूसी हथियार कार्यक्रम से अमेरिका भी नाखुश है। अमेरिका को लगता है कि रूस नाटो के खिलाफ हथियार विकसित कर रहा है। इस सारे मामले का भारत पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। भारत अमेरिका और रूस दोनों को साधने की नीति पर चल रहा है। चीन के खिलाफ क्वाड के गठन में भारत और अमेरिका के साथ हैं, तो रूस ने S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली देकर भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने में मदद की है। किसी संघर्ष की स्थिति में भारत के लिए स्थिति दुविधापूर्ण होगी। प्रदूषण और ठंड से बचकर नए ठिकाने बनाते लोग। गोवा में पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर शहर पोंडा में एक सुपरमार्केट में राशन का सामान ले रहा था। सुपरमार्केट में गेहूं के आटे के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का का भी आटा उपलब्ध था। पिछले 4 दशक से गोवा आना जाना रहा है, लेकिन इस तरह का बदलाव पहले कभी नहीं दिखा। ज्वार, बाजरा और मक्का तो उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित हैं। पता चला करीब 2 साल से यहाँ इनकी मांग बढ़ी है। दरअसल उत्तर भारत के लोगों की आबादी गोवा में बढ़ रही है। खासकर कोरोना के दौर के बाद यह प्रवृत्ति और बढ़ी है। कामकाजी लोग गोवा की तरफ गए तो घर के बुजुर्गों को भी साथ ले गए। कोरोना के बाद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्हें पोस्ट कोविड समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह गोवा के विभिन्न हिस्सों में दिख रहा है। वैसे भी होम स्टे का प्रयोग सबसे पहले जिन राज्यों में हुआ उनमें गोवा शामिल है। कम अवधि के सैलानियों की संख्या तेजी से घटी है, पर लंबी अवधि के लिए गोवा आने वाले की संख्या अब बढ़ रही है। कुछ समय पहले गोवा के लंबे प्रवास के दौरान यह महसूस भी हुआ था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पणजी से करीब 15 किलोमीटर दूर कैंडोलिम के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट झाड़ पहुंचकर तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अगले 3-4 महीने के लिए उसे दिल्ली के किसी सज्जन ने किराए पर ले लिया था। इसके बारे में पूछने पर पता चला कि कोई युवा जोड़ा है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए यह फ्लैट ले रहा है। वजह दिल्ली गुरुग्राम का प्रदूषण उन्हें बीमार बना रहा था। ठंड में उनकी समस्या और बढ़ जाती है। दिलचस्पी बढ़ी तो कुछ और पड़ताल के पणजी से लेकर मापुसा अरेम्बोल समुद्र तट तक जाने पर पता चला कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी संख्या में नौजवान यहां से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर रहने के लिहाज से महंगे हैं, और अगर दफ्तर जाना जरूरी ना हो तो वे गोवा में रहना पसंद करते हैं। उन्हें जो फ्लैट मुंबई में 30-40 हज़ार रुपये का पड़ता है, वह गोवा में 15-17 हज़ार रुपये में मिल जाता है। फिर ये फ्लैट फर्निश होते हैं और इनमें इंटरनेट आदि की आधुनिक सुविधाएं भी रहती हैं। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक पक्ष है, 2 और ख़ास वजहें हैं। दरअसल दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य तब जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब इसे बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जबकि गोवा में ना तो ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। गोवा शहरों के बजाय गांवों में ज़्यादा बसा हुआ है, हरियाली ज़्यादा है और प्रदूषण कम। इसी वजह से अब लोग इसे अपना दूसरा ठिकाना भी बना रहे हैं। कानपुर के एक सज्जन जो IT क्षेत्र के हैं, वह साल भर से यहीं हैं और ठंड के मौसम में अपने माता पिता को भी ले आए हैं। दिसंबर और जनवरी की सर्दी उनके माता पिता बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे और उन्हें अस्थमा के दिक्कत भी थे। गोवा के मौसम में वे आराम से रहते हैं। गोवा जैसे इलाके उत्तर भारत के उद्यानों से बहुत बेहतर है। साफ हवा, धूप की वजह से उन्हें यह जगह अच्छी लगती है। दरअसल गोवा की बसाहट अभी भी बहुत घनी नहीं है और हरियाली ज़्यादा है। हवा अन्य शहरों के मुकाबले साफ है। अन्य बड़े महानगरों की अपेक्षा यहाँ रहना सस्ता पड़ता है। यहाँ चिकित्सा सुविधा, आवास आदि भी बेहतर है। कुछ नौजवान तो ऐसे भी मिले जो बाकायदा अपना दफ्तर दिल्ली से गोवा के किसी गांव में शिफ्ट कर चुके हैं। इस वजह से उनका खर्च आधा हो गया है। खासकर IT क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत सुविधा है। आज बड़े बड़े उद्योग ऐसे छोटे और सुविधाजनक इलाकों या शहरों की तलाश में हैं, जहां काम करने की भी सुविधा हो और प्रदूषण से भी निजात मिले। काम की वजह से यहाँ लोग पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से आने वाले लोग नए हैं। साफ है, ऐसी जगहों की मांग बढ़ रही है जहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न सर्दी। यह उन महानगरों के लिए भी चिंता की बात है जो रहने लायक बने रहने के लिए जूझ रहे हैं। जैसे जैसे प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे महानगरों का आकर्षण घटता जाएगा और शायद उनका मूल्य भी।